हेलो दोस्तों, क्लास 12 के लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 3 टॉपिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है, पूरा सब डिस्क्रिप्शन में सब कुछ जानने वाले हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड विभव, और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन तीनों टॉपिक को बड़े मस्त अंदाज में, मस्त तरीके से मेरे भाई समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल। मेरे भाई बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया जाएगा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्लियर। आप हेडिंग डाल लो सभी लोग, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को मेरे भाई हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म निकलता है इलेक्ट्रोमोटिव, है ना। इलेक्ट्रो का ई निकलता है, मोटिव का एम निकलता है, फोर्स का निकलता है एफ। तो शॉर्ट फॉर्म मेरे भाई इसका बन गया EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम अगर इसको समझें तो देखो दोस्तों, हमें एक चीज आ रही है इसके नाम से ही समझ में, मतलब विद्युत वाहक बल। मेरे भाई बल तो है, ये विद्युत वाहक बल जो है वो बल है, बल तो है। अब ये कौन सा बल है हमें ये पता करना है, कौन सा बल है हमें ये पता करना है। ये आदि पता चल जाए तो मतलब हम विद्युत वाहक बल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मेरे भाई आपको मैंने एक से सेल बना के रखा है। सेल आपको पता है, सेल इस टाइप का ही होता है, और सेल में आपके कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जैसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रोड बना लिए। ये मान लिया मैंने आपका एनोड है, और ये मैंने मान लिया कि ये आपका ना कैथोड है। ये एनोड हुआ और ये आपका कैथोड हुआ। इस सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड लगे, और दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने तार की सहायता से ये एक वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया। अब इस सेल में ना मेरे भाई मैंने एक विद्युत अपघट्य भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया मैंने, कोई विद्युत अपघट्य भर दिया। मान लिया मैंने H2SO4 भर दिया। ठीक है, अब ये विद्युत अपघट्य भर दिया, तो ये विद्युत अपघट्य यहाँ पर ये कोई मान लेता हूं मैं जिंक की छड़ है ना, और ये मान लिया मैंने किसकी छड़ है, कॉपर की छड़ है। तो ये हमारा पूरा एक सेल बन के तैयार हो गया। ये तो आपको समझ में आता है। सेल, तो सेल होने के लिए इलेक्ट्रोड होना जरूरी है और विद्युत अपघट्य होना जरूरी है, तो आपको पता ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। मैंने जिंक को यदि इस विलयन में डाला तो जिंक ना घुलेगा। जिंक जिंक की छड़ है इस विलयन में डाला तो जिंक की छड़ ना बिल्कुल घुलेगी। जब जिंक की छड़ घुलेगी मेरे भाई, तो आपको पता है जो जिंक है ना आपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जिंक पर 2+ होता है ना, मतलब ना जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी छड़ पर ही छोड़ेगा, इसी छड़ पर छोड़ देगा, और Zn2+ के रूप में इस विलयन में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर है, ये क्रिया चलती रहेगी, है ना। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यहाँ पर संख्या में हो जाएंगे। तो अब बहुत ज्यादा संख्या में इस क्षण पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक जो धनायन है, एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत से जो आएंगे परमाणु वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और यहाँ पर है ना इस विलयन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस बल के कारण इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाएंगे, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन इस क्षण पर आए हैं, इस इलेक्ट्रोड पर आए हैं, वो इलेक्ट्रोड जब जिस बल के द्वारा इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाएंगे, उस बल को ही हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। मैंने केवल समझाया है, चित्र ना केवल समझाने के लिए, है ना। अब हमने देखा कि विद्युत वाहक बल है, क्या है, बल है। वह बल है जो इलेक्ट्रॉनों को, किसको, इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है। उस बल को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। समझ गए ना, विद्युत वाहक बल क्या है, एक बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है। अब आगे आपको समझना है मेरे भाई, जो विद्युत वाहक बल या जो EMF होता है, ये केवल सेल या बैटरी का होता है।
विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जो होता है वो सेल या बैटरी का होता है, कोई एसी स्रोत का नहीं होता, कोई ट्रांसफार्मर का नहीं होता, कोई भी अगर आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा आ रही उसके लिए आपका जो ईएमएफ नहीं होगा। ये केवल सेलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेलों के लिए होता है। ये आप ना मोस्टली याद रखना, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल किसके लिए होता है? सेलों के लिए हो सकता है या फिर आपका बैटरी के लिए हो सकता है विद्युत वाहक बल। क्लियर हुआ ना? तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या हो गई है ना? तो विद्युत वाहक बल सेलों के लिए है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर हम टोटली बात करें तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगी? किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है, उसे हम बोल देते हैं विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल को हम ईएमएफ से व्यक्त करते हैं। ये लाइन आपको लिखना है, विद्युत वाहक बल को हम किससे व्यक्त करेंगे? ईएमएफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे आगे आपको ये लिखना, आपको ये समझाना जरूरी है कि अगर आपको किसी सेल का या किसी बैटरी का आपको विद्युत वाहक बल नापना है तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम है विभव मापी। विभव मापी, इस विभव मापी का यूज करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं मेरे भाई, जो विभव मापी है, इस विभव मापी द्वारा हम विद्युत वाहक बल किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का माप सकते हैं। क्या? विद्युत वाहक बल। आगे अब ये तो हमने विभव मापी द्वारा हम माप सकते हैं, किसको? विद्युत वाहक बल को माप सकते हैं, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। चलो इसके बाद मेरे भाई आपको ये समझना जरूरी है कि जो विद्युत वाहक बल है वो आपका सेल या जो बैटरी होती है, सेल या बैटरी से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। कौन सा? अधिकतम वोल्टेज होता है, ठीक है। जो अधिकतम वोल्टेज सेल या बैटरी से आपको प्राप्त होगा वही आपका विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल या बैटरी से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज आपका ना विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर सेल में धारा का प्रवाह हो भी नहीं रहा, जो सेल है उस सेल में अगर धारा का प्रवाह नहीं भी हो रहा ना, तब भी हम उस सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से निकाल सकते हैं कि इसमें कितना विद्युत वाहक बल है, कितनी ये धारा दे सकता है। ये हम पता कर सकते हैं अगर सेल में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तब भी, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, सेल में धारा प्रवाह नहीं हो रही तब भी सेल में धारा प्रवाह नहीं हो रही तब भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है। विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है मेरे भाई, जो विद्युत वाहक बल जो है सेल में, मतलब जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के बीच अभिक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर मान के चलो ये इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ना ले जाने दे, मान के चलो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड अपने इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन यहां ना जाए, ठीक है, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ना जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन आवागमन नहीं करेंगे, सेलों के बीच यदि कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो आपका विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जो अगर सेल के बीच कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वो भी नहीं होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड के बीच अभिक्रिया पर निर्भर करता है। ये भी ना आप याद रखना, सेल के बीच इलेक्ट्रोड के बीच यदि अभिक्रियाएं हो रही हैं तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वो निकलेगा, अगर अभिक्रियाएं नहीं हो रही तो नहीं निकलेगा। क्योंकि हमें पता है ना विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है, वही बल होता है ना, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ना जाए, मतलब सेल के बीच अभिक्रिया नहीं हो, तो विद्युत वाहक बल का कोई अस्तित्व
नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपकी एक अंतिम और एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है उसको हम, अगर ये सेल है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल हम निकालें कैसे, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई आपको यदि सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल है उसको निकालना है, तो आप उसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे, वो है आपका एक सूत्र जो आपका रहेगा ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड। ठीक है, ई एनोड। अब ये ई क्या है, तो मेरे भाई जो ई है वो आपका विभव है। क्या है आपका, ये विभव है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि यदि कैथोड के विभव में से एनोड के विभव को आप घटा दो, यदि आपको कैथोड और एनोड का विभव पता है तो कैथोड के विभव में से एनोड के विभव को घटा दो तो आपको मिल जाएगा ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल। तो मेरे भाई ये विद्युत वाहक बल से संबंधित हमने हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, कैसे क्या होता है सब कुछ आपने समझ लिया। ठीक है, और एक बात और है ना, जो विद्युत वाहक बल है इसमें प्रतिरोध की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध के ऊपर टोटली जो विद्युत वाहक बल है वो डिपेंड नहीं करता। क्या बोला मैंने, जो विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रतिरोध ज्यादा रहे कम रहे उससे इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो क्यों नहीं रहेगा मतलब, क्योंकि अगर सेल में धारा प्रवाह नहीं भी हो रही है तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, तब भी हम विभव मापी की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो जब धारा प्रवाह नहीं हो रही तो प्रतिरोध कहां से आएगा, प्रतिरोध तो कब आता है, जब सेल में धारा प्रवाहित होती है या कोई चालक में धारा प्रवाहित होती है तब आता है ना प्रतिरोध। तब इसमें धारा प्रवाह हो भी ना तो भी आप निकाल सकते हैं, तो इसमें प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं रखता है था। ये चीज अभी आप इंपॉर्टेंट करके रख लेना। तो ये आपका टोटली विद्युत वाहक बल हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मेरे भाई एक अंतर और हम इसकी हेल्प से लिखेंगे, है ना, जो हमारा अंतर है विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में। तो दोस्तों हम आपको विभवांतर की बात बता रहे हैं विद्युत वाहक बल के साथ ही। तो मेरे भाई जो विभवांतर होता है, देखो ये आपका विद्युत वाहक बल मैंने पूरा समझा दिया, एक एक चीज स्पष्ट कर दी। एक होता है विभवांतर, क्या होता है विभवांतर, ठीक है। अब ये विभवांतर जिसको हम ना भी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, भी से करते हैं विभवांतर को, ठीक है। तो जो मेरे भाई विद्युत वाहक बल है वही काम विभवांतर का है, जो विद्युत वाहक बल का काम होता है मेरे भाई वही काम होता है विभवांतर का। अब ना ये जो विभवांतर होता है वो एसी स्रोतों में, प्रत्यावर्ती जो स्रोत होते हैं उनमें काम आता है, ठीक है, और ये आता है सेलों में काम, ठीक है। चलो तो ये विभवांतर, ये देखो हमने बोला था कि ये देखो ये मतलब जो विद्युत वाहक बल है वह बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है, ठीक है। तो ये भी वही बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है, वही ये चीज है, ठीक है। लेकिन ये सेल या बैटरी का नहीं होता, ये क्या होता है एसी स्रोतों का होता है। अगर दूसरी भाषा में बात करें विद्युत वाहक बल की परिभाषा की, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा देखो अगर इससे निकलेगी, देखो ये क्या है कैथोड का विभव और ये क्या है एनोड का विभव। जब दोनों विभव का हमने क्या किया अंतर, तो क्या निकला आपका ईएमएफ, क्या निकला आपका ईएमएफ। इसी प्रकार से देखो ये भी क्या है विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो ये भी ना विभव में अंतर है, जैसा कि आपका ये जो विद्युत वाहक बल है विभव में अंतर है, वैसा भी ये भी विभव में अंतर है। लेकिन ये विभव में अंतर कब है, जब सेल में धारा जब आपका जो परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है तब। समझ में आपको आया, यदि परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है तब विभव में अंतर जो आपका होगा वो विभवांतर होगा। लेकिन जब सेल में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तब आपका जो विभव में अंतर होगा वो होगा आपका विद्युत वाहक बल। पहला पॉइंट तो आपका अंतर का यही बन जाता है मेरे भाई, यही हो गया, ठीक है, पहला अंतर आपका कंप्लीट। दूसरा अंतर मेरे भाई ये है कि जो विद्युत वाहक बल है, विभवांतर को पहले लिखेंगे बाद में विद्युत वाहक बल को, ठीक है। जो विभवांतर है मेरे भाई, इस विभवांतर को हम वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा,
वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम मापते हैं किसको, विभवांतर को, लेकिन विद्युत वाहक बल को विभव मापी द्वारा मापते हैं। दो अंतर हमारे कंप्लीट। तीसरा अंतर मेरे भाई हमने ये लिखा था, ये सेल या बैटरी से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। विद्युत वाहक बल है, सेल या बैटरी से प्राप्त क्या है, अधिकतम वोल्टेज, लेकिन ये जो आपका विभवांतर है सेल या बैटरी से प्राप्त निम्नतम वोल्टेज होता है, अधिकतम वोल्टेज नहीं होता। समझ में आपको आया? तो ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विभवांतर सेल या बैटरी से प्राप्त, या फिर ऐसा बोल सकते हो, सॉरी, विभवांतर आपका बैटरी का भी हो सकता है, प्रत्यावर्ती परिपथ का भी हो सकता है, बात ये भी है, ठीक है। तो ये परिपथ से प्राप्त अधिकतम निम्नतम वोल्टेज होता है और ये परिपथ से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है, कौन, विद्युत वाहक बल। तीन अंतर हमारे कंप्लीट। चौथा है ना, विभवांतर जो होता है इसमें प्रतिरोध की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तभी ये निकाला जाता है, मतलब परिपथ में धारा होगी प्रवाहित तो उसमें प्रतिरोध भी होगा, है ना। तो इसमें प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत वाहक बल में हमें प्रतिरोध की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे कितने पॉइंट हो गए मेरे भाई, हमारे 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि यदि परिपथ भंग हो जाए, मतलब यदि परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो तो क्या हम विभवांतर निकाल सकते हैं, नहीं। लेकिन यदि परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं भी हो रहा तो हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं, सॉरी, यदि परिपथ भंग हो जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, तब विभवांतर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, है ना। लेकिन जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती तब भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए कवर, 5 पॉइंट आपके कवर हुए। बाकी हैं दोनों सेम, हल्का सा अंतर है जो आपको कंप्लीट मैंने कराया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पूरा सब क्लियर हो गया होगा। मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, देखो नाम क्या है विभव, लेकिन किसका है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आप जानते हो, इलेक्ट्रोड एक क्षण होती है, किसी भी धातु की जो क्षण होती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड का जो विभव निकलेगा वो इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन कब आएगा विभव इलेक्ट्रोड पर, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो आप समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक पात्र ले लिया, ये जो एक पात्र ले लिया, और इस पात्र में मैंने क्या किया, एक क्षण को डुबा दिया। क्या, एक क्षण को मैंने यहाँ पर डुबा दिया, ठीक है, ओके। अब मैंने मेरे भाई एक यहाँ पर एक और पात्र ले लिया है, और इस पात्र में मैंने यहाँ पर एक क्षण को और डुबा दिया है, ठीक है। चलो क्षण से नहीं मेरे भाई, एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर क्षण को डुबाएंगे, ठीक है। मान लो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जल लिया है। क्या लिया है, जल। और ये मान लो आप क्या है, चौक, जो बोर्ड पर लिखने वाला आप चौक होता है, सभी ने देखा होगा, ये चौक है। अगर मैंने इस चौक को इस जल में डुबाया, यदि इस चौक को मैंने इस जल में डुबाया, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई की जो चौक है, ये चौक इस जल में घुलेगा। इस चौक जल जो चौक है वो चौक जल में घुलेगा, क्योंकि मैंने इसको जल में डुबाया है, तो चौक ना इसमें घुलेगा। लेकिन ये तो आपको पता है, जब ये चौक को जल में डुबाऊंगा तो चौक घुलेगा, सिंपल बात है, चौक घुलेगा, भले ही वो कम घुले लेकिन घुलेगा जरूर। ये चौक जल में अगर डुबाओगे तो, ये तो आप भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप करके देख लो। आप एक गिलास उठाओ और गिलास में एक चौक उठाओ, गिलास में पानी भरो, चौक को गिलास में डुबा दो, देख लो आप घुल रहा है कि नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, खुलेगा। लेकिन मैंने मेरे भाई अगली कंडीशन में क्या किया, जो आपका चौक था, इस चौक को मैंने अब जल में नहीं डुबाया, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रेड कलर का विलयन ले लिया, ठीक है। क्या किया, जो लाल कलर का मैंने यहाँ पर एक विलयन बनाया, ठीक है, अच्छा गाढ़ा विलयन बनाया लाल कलर का। लेकिन अब मैं इस चौक को इस लाल कलर के विलयन में डाल रहा हूं, तो वो लाल कलर का जो विलयन है इस चौक से चिपक जाएगा, इस चौक से चिपक जाएगा। देखो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो चौक था वो चौक घुल रहा था, और यहाँ पर ना जो आपका चौक है, चौक से जो यहाँ पर कलर है वो चिपक रहा है। यहाँ पर घुल रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था, दान कर रहा था, यहाँ पर चिपक रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है।
सिंपल सा बेसिक नहीं है मेरे भाई, ये घुल रहा था मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था, दान कर रहा था। अगर ये चिपक रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना। तो सिंपल सा बेसिक है मेरे भाई, यदि किसी धातु की क्षण को, यदि किसी धातु की क्षण को किसी लवण, लवण जानते हो, लवण आप जानते हो ना, जो अम्ल हो ना जो क्षार, ना जो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है, उसे हम बोलते हैं लवण। ठीक है, जैसे हमने देख लिया NaCl, NaCl जो है आपका लवण है। जैसे आपका AgCl, AgCl क्या है, लवण है, ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार। इसकी पहचान कैसे करें, तो मेरे भाई आपको पता है जो H+ देता है वो अम्ल, जैसे HCl है, आयनन करो H+Cl-, H+ दे रहा है मतलब ये अम्ल है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया KOH, आयनन करो K+OH-, मतलब ये OH- दे रहा है, मतलब जो K+ देता है वो अम्ल, जो OH- देता है वो क्षार। ना अब वो जो दोनों ना दे वो क्या है, लवण, मतलब ये क्या है, लवण। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जिंक की क्षण ली और इस जिंक की क्षण को एक लवण के विलयन में यहाँ पर डुबा दिया, और यहाँ पर मैंने एक कॉपर की क्षण ली, इसको भी हमने क्या किया, एक लवण का विलयन लिया और उसमें डुबा दिया। सिंपल है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब किसी धातु की क्षण को हम लवण के विलयन में डुबाते हैं तो वो धातु की क्षण या तो इलेक्ट्रॉन का दान करती है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब ये जिंक की क्षण को यदि मैं किसी लवण के विलयन में डुबाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, दान करेगी। लेकिन कॉपर की क्षण को यदि मैं किसी लवण में डुबाऊंगा तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यहाँ इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो ये अक्सर होता है ना, जब कोई धातु को लवण में डुबाएंगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगी और या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो इससे होता क्या है मेरे भाई, इससे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के दान करने से या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और वो ही विभव आपका कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ रहा है, वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है, आगे आगे समझो मेरे भाई। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन का जो दान करना होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो मेरे भाई जब इलेक्ट्रॉन के दान करने से कोई विभव उत्पन्न होगा तो आपका जो विभव होगा वो आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। और जब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से कोई विभव उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन को विभव ग्रहण करने से जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम बोल देंगे अपचयन विभव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब किसी धातु की क्षण को लवण में डुबाया जाता है तो उस धातु की क्षण द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के दान करने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उस धातु पर या उस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आगे जब आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है तब आपका जो विभव उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव, एवं जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपचयन विभव कहते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका इलेक्ट्रोड विभव। अब हम इलेक्ट्रोड विभव को बदल देते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव में। किसमें, मानक इलेक्ट्रोड विभव में। अब विभव की जगह हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का मतलब मेरे भाई माना हुआ। मानक का सिंपल सा मतलब मेरे भाई होता है माना हुआ। क्या, माना हुआ। ठीक है, तो अब मेरे भाई आप ये चीज समझ गए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव हम समझ गए हैं। इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने या ग्रहण करने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। लेकिन अब ये मानक लग गया, मतलब माना हुआ। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जब किसी इलेक्ट्रोड को, क्या, जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल
1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ये से मान लो आपका ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो ये जिंक का है, किसका है, जिंक का। इस इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर डुबा दें। तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, उससे इस पर जो विभव उत्पन्न होगा वही विभव आपका कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक क्यों, क्योंकि अब हमें मानना है, और अब हमें क्या मानना है, इसकी सांद्रता माननी है 1 मोल पर लीटर, ताप रखना है 25 डिग्री सेल्सियस और दाब रखना है आपको 1 एटीएम। समझ गए ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर रख दिया जाता है या डुबा दिया जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर इलेक्ट्रॉन के दान करने से जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हुआ, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो उसे कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मानक अपचयन विभव। ये भी आप लिख लेना। ठीक है, और इलेक्ट्रोड, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको हम E0 से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, E0 से। और सिंपल जो आपका इलेक्ट्रोड विभव था उसको हम E से व्यक्त करेंगे। ठीक है, सिंपल जो आपका इलेक्ट्रोड विभव था उसको E से, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई टॉपिक, है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये चीजें, मजा आ गया होगा सब वीडियो में, क्योंकि मैंने दिल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है जिसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, उसको मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।